कोविड 19 की इस बीमारी से कोई भी नहीं बचा है और अब अजम्पशंस ये की जा रही हैं कि कोविड 19 की सेकेंड वेव तो गुजर रही है, लेकिन थर्ड वेव में हो सकता है कि बच्चे भी जो हैं वो भी इन्फेक्ट हो। और इसी सब पर बात करने के लिए और ये भी जानने के लिए कि क्या इस टाइम पर भी जो कोविड 19 की सेकेंड वेव चल रही है, क्या इसमें भी बच्चे इम्पैक्ट हो रहे हैं, हमारे साथ हैं जम्मू के एक टॉप पीडियाट्रिशियन डॉक्टर घनश्याम सैनी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे कि अभी इस टाइम पर जो कोविड की सेकेंड वेव चल रही है, कितने ऐसे केसेस हैं जहां पर बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं इन्फेक्ट हो रहे हैं कोविड 19 से? अभी तक अगर हम यानी कि रिकॉर्ड की बात करें तो मेरे हॉस्पिटल में अभी तक 36 एडमिशन हुई हैं पीडियाट्रिक्स की, जो बच्चे हम एमसीएच में एडमिट किए हैं। तो यूजुअली ये एडोलेसेंट बच्चे हैं, यानी कि 10 साल के ऊपर हैं, कुछ नीचे वाले बच्चे भी हैं मोस्टली। पर एक अच्छी चीज़ ये पाई गई है कि ये बीमारी जो है माइल्ड डिजीज़ है और हमारा इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत कम हुई है। तो अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ये उतनी ही परसेंटेज है जितनी की वेव 1 में थी। नंबर इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है, नंबर ऑफ टोटल पेशेंट्स ज़्यादा है, तो इसलिए नंबर ज़्यादा लगता है, बट प्रोपोर्शनेट ही है जितना कि पिछले वेव 1 में था। डॉक्टर साहब, साथ ही में जो कोविड 19 के इस टाइम पे जो बच्चे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं एज कम्पेयर टू पहले, कि उनमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो हैं बच्चों में वो ज्यादा आ रहे हैं, हालांकि एडल्ट्स में जो है फीवर इज मोर प्रोमिनेंट सिम्टम। तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो बच्चों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर इन्फेंट्स और टॉडलर्स में, कि उनमें अगर ये सिम्टम आता है अब तो आप जल्दी जल्दी जाकर उनका कोविड का टेस्ट कराएं? एक तो क्लासिकल सिम्पटम जैसे बुखार है, जुकाम है, खांसी है, सांस चढ़ना, ये पाया जाता है ज्यादा बच्चों में। पर इसके अलावा डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये पाई गई है। बच्चों का सुस्त हो जाना, और 8 साल से बच्चे की वो उम्र ज्यादा है तो उनमें आपने हमें लॉस ऑफ सेंस और लॉस ऑफ टेस्ट का चले जाना, तो ये भी एक सिम्टम पाए गए हैं। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि कोविड, पोस्ट कोविड कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जिसको हम मिस कहते हैं। वो बच्चों में एक यूनिक एंटिटी है जो बच्चों में पाई जाती है, तो जिसके कि अभी होने का खतरा है, क्योंकि 4 से 6 हफ्तों के हमें इस वेव, सेकंड वेव से जूझते, अब वो बच्चे आने लगे हैं। उसको कैसे पहचानना है? जैसे कि बच्चे में बुखार अगर 3-4 दिन से ज्यादा है, हाई ग्रेड फीवर है और हमें कोई वजह नहीं पता चल रही है, तो उसके कुछ ऐसे सिम्टम है जैसे कि रैश का होना, होंठों का फटना, और अगर कंजक्टिवाइटिस हो उससे अगर वहां से एक्सुडेट नहीं निकलता है, तो उसके अलावा अगर बच्चों में डायरिया है, वॉमिटिंग है, बच्चों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, या कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं, तो ऐसे बच्चों में अगर हम रूल आउट कर लें बाकी चीजें, और अगर हमारे पास अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाता है, एंटीबॉडी पॉजिटिव या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, या फैमिली हिस्ट्री हो, तो ऐसे कुछ बच्चे हमारे पास अभी भी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। तो इन बच्चों का ट्रीटमेंट तो अलग से होता है। वो उस बच्चों को हम अपने एसएमजीएस में एडमिट करते हैं, उनको एक बड़ी कॉस्टली दवाई भी दी जाती है, जैसे आईवीआईजी है, मिथाइलप्रेडनिसोन है, एनाक्साप्रिन है। मेरी लोगों की यही विनती होगी, जिन फैमिलीज के घर में कभी कोविड हुआ है, या जिन बच्चों में कोविड हुआ है और वो रिकवर कर गए हैं, 4-6 हफ्ते बाद उनको बुखार आता है और ऐसे सिम्टम आए, तो फौरन हमें कॉन्टैक्ट करें, एसएमजीएस में आएँ। उनको हम आइसोलेट नहीं करते, एसएमजीएस में ही रखते हैं और उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाता है। अगर ना दिया जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकती है। मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की आपने बात की जो बच्चों में हो रही है, ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है और कोविड होने के कितनी देर तक जो है आपको ध्यान रखना है बच्चे का? क्या कोई इसमें टाइम लिमिट है कि ये 2 हफ्ते के बाद हो सकता है, 3 हफ्ते के बाद हो सकता है? और वो सेफ जोन कौन सा है कि इस पीरियड के बाद आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, इतनी देर के बाद जो है वो नहीं होगा? यूजुअली 4 से 6 हफ्ते में पिछली बार थी। इस बार थोड़ी जो ड्यूरेशन है वो कम हो गई। कई बार बच्चों को तो बीमारी के साथ ही ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ रही है, और यूजुअली 4 से 6 हफ्ते, अगर 2 महीने तक बच्चे ठीक रहते हैं, तो उसके बाद अगर इसका होने का कम चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट वेव में देखने को मिला कि वहां पर जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं यानी कि 10 से 15 साल के बीच में, वो इतना इम्पैक्ट नहीं हुए, लेकिन अभी रिसेंटली देखने को ये मिला कि कश्मीर में भी 12 साल की एक बच्ची की भी डेथ जो है वो कोविड 19 की वजह से और अन्य कोमोबिडिटीज की वजह से हुई। तो इस टाइम पर ये जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो भी रहा है,
ये अभी तक ऐसा कोई केस देखने को मिला है जो कि बहुत सिवियर हो चुका हो, या फिर पेरेंट्स जो है वो टाइम पर हॉस्पिटल ले आते हैं बच्चों को? अभी यस, हमारे पास अभी भी एट प्रेजेंट में 3-4 बच्चे मेरे पास इस टाइम भी एडमिट हैं। पर फॉर्च्यूनेटली हम सभी बच्चों को बचा दिया है। 2 तो हमने आज ही डिस्चार्ज किए हैं। उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद उनका बुखार ठीक हो गया है, उनके सारे सिम्पटम ठीक हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो पेरेंट्स को यही चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में अपने पीडियाट्रिशियन को मिलें। अगर उनको लगता है कि मिस क्या है, तो ये घर पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इन बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ करना है और इसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो देना है। इन्फेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो या न्यूबॉर्न बेबीज है, उनमें अक्सर जो फीवर है और कोल्ड होना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे में अगर फैमिली में और कोई जो यानी कि जो पेरेंट्स है, अगर वो एसिम्टोमेटिक है, उन्हें मालूम नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन बच्चे में ये सिम्टम आ रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो किस तरीके से ये पता किया जाए कि वो कोविड पॉजिटिव है भी या नहीं? क्या फर्स्ट डे फीवर के बाद ही वो जाकर टेस्ट करवा सकते हैं, या उन्हें मॉनिटर करना है बच्चे की सिचुएशन को कि फीवर क्या परसिस्ट करता है, क्या जुकाम परसिस्ट करता है, उसके बाद जाकर टेस्ट करवाना है? इस इस टाइम पे जबकि पैंडेमिक चल रहा है, तो अगर बच्चे को बुखार या जुकाम होता है तो हमें उसको टेस्ट करवाना है, हमें रूल आउट करना है इस टाइम की अगर उसको कोविड तो नहीं, क्योंकि फैमिली में कुछ बड़े मेंबर जो हैं एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। पर इस टाइम हमें ज़रूर टेस्ट करवाना है ताकि बच्चों को भी हम थोड़ा आइसोलेट करें, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर होते हैं ये बच्चे, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको अगर ये लग जाएगी बीमारी तो उनको ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो हमें टेस्ट करवाना है, आइसोलेट करना है और ट्रीटमेंट जो है सिम्प्टोमेटिक ही देते हैं, वो ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर साहब, कई सारे पेरेंट्स वो भी हैं जैसे पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे को क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है तो वो बच्चे का टेस्ट नहीं करवा रहे कि इसे कहाँ कोविड होगा, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, और इसे तो कोई सिम्टम भी नहीं है, तो इसका कोविड का टेस्ट करवा के क्या करना है? तो घर में जो है उस बच्चे को इजाजत दे दी जाती है कि आपको जहां जाना है जाएं, आप खाली कोविड पॉजिटिव पेशेंट से दूर रहें। तो ये कितना सेंसिबल है? और बच्चा चाहे इन्फेंट हो, चाहे टॉडलर हो, चाहे वो एडोलसेंट हो, कितना जरूरी है कि अगर फैमिली में कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है तो बच्चे का भी टेस्ट करवाया जाए? बच्चे का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि एक तो मिस का भी पता चल जाएगा कि अगर बाद में बुखार होता है, तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को पहले कोविड हुआ था। तो ये एक ग्राउंड बन जाती है, सपोर्टिंग ग्राउंड बन जाती है कि ये बच्चे में मिस है। और अगर दूसरा ये है कुछ अगर जो है फैमिली मेंबर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर बच्चा हमारा पॉजिटिव आ जाता है, तो बच्चे को उनसे दूर रखना है। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स वो काफ़ी रिस्क पे, क्योंकि ड्यू टू एज और कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। अगर उनको ये प्रॉब्लम हो जाए तो उनके लिए ये रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए टेस्टिंग करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, थर्ड वेव को लेकर अब भाई बहुत सारी प्रिडिक्शंस की जा रही हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों के जो है कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? और थर्ड वेव की तैयारी में क्या-क्या चीजें हैं जो प्रिपेयर करने की जरूरत है? क्योंकि अगर बच्चे इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद उसका तो बहुत एडवर्स इफेक्ट जो है वो फैमिलीज के ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल, इसकी जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, क्योंकि एक तो चीज़ ये है कि जैसे सेकंड वेव खत्म हो जाएगी तो फिर म्यूटेशन होगी, और बच्चों का इसलिए होना के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो अनइम्यूनाइज़्ड हैं। 18 साल से नीचे हमने इम्यूनाइज़ेशन नहीं करी है और 18 साल से ऊपर हमने इम्यूनाइज़ेशन करी है। तो थर्ड वेव में नेचुरली जैसे फर्स्ट वेव में एल्डरली लोग थे, सेकंड वेव मिडल ये 18, 20, 30, 40 वाले लोग अफेक्ट हुए और बड़ी सीरियसली इफेक्ट हुए, मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा हुई। और शंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव में बच्चे अफेक्ट होंगे। पर मैं यहाँ ये लोगों को अवेयर करना चाहूँगा और लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्यों ना हम इस वेव को रोक ही लें। कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि इम्यूनाइज़ेशन एंड 100% इम्यूनाइज़ करवाएँ अपने आप को 18 प्लस वाले लोग, और सेकंडली कोविड एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन रखें, यानी कि मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन। अगर हम चीज़ों को पालन करेंगे और वैक्सीनेशन लगवाएँगे तो हम नेचुरली थर्ड वेव को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब, बहुत सारी फैमिलीज वो भी हैं, वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो पेरेंट्स के मुंह पर तो मास्क है, लेकिन बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं है, बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और उसको मास्क नहीं पहनाया। अगर किसी ने मास्क पहना भी है तो बहुत ढीला सा मास्क पहनना है। तो बच्चों की मास्किंग जो है वो इस टाइम पे कितनी जरूरी है? क्योंकि बच्चे हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो मास्क खुद भी नहीं पहनते, अगर उनको मास्क पहनाया भी जाए तो वो उतार देते हैं। तो उन्हें कैसे इंश्योर करना है कि वो भी मास्किंग प्रॉपर करे ताकि वो भी इन्फेक्ट ना हो? एक तो ये है कि 2 साल से नीचे तो मास्किंग करना मुश्किल है। 2 हम्म। साल से ऊपर को जो बच्चा है उसको मास्क लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। और उसमें ये है कि पेरेंट्स ही रोल मॉडल है। अगर पेरेंट्स लगाएँगे ना तो बच्चे उनको देख के खुद ही मास्क लगा लेंगे।
और सेकंडली ये भी जरूरी है कि भीड़-भाड़ वाली जगह, शादियों में या कहीं अननेसेसरी मार्केट में बच्चों को मत लेके जाइए। क्यों लेके जा रहे हो, एक्सपोज़ कर रहे हो? और अब बड़ों को भी अगर बगैर ज़रूरत के बाहर नहीं जाना घूमना चाहिए, अगर बाहर गए में तो मास्क लगा के रखना चाहिए। हम्म। आखिर में डॉक्टर साहब इस टाइम पर क्या कहेंगे कि बच्चे तो इम्पैक्ट हो ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के इम्पैक्ट होने के बाद जो है पेरेंट्स ज्यादा परेशानी जो है वो लेते हैं कि ये अब कोविड पॉजिटिव हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। बच्चों में मोर्टालिटी रेट क्या है? क्या ज्यादा सीरियस कंडीशन जो है वो बच्चों की भी हो रही है कोविड-19 की वजह से, या माइल्ड और मॉडरेट डिजीज ही हो रहा है और ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है? सेकंड वेव में जैसे देखा गया है कि यूजुअली ये डिजीज माइल्ड डिजीज रही है, मॉडरेट डिजीज रही है, मॉर्टेलिटी बहुत कम रही है। और तीसरी बात ये भी मैं श्योर करना चाहूंगा पब्लिक को कि थर्ड वेव की तैयारी, ये एक तो मैंने कहा कि अवॉइड इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पर अगर किसी वजह से ये आ जाती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जैसे एसएमजी हॉस्पिटल में भी हम अपना नया कोविड आईसीयू बना रहे हैं, एचडीयू वार्ड बना रहे हैं और ऑक्सीजन बेड्स ऑलमोस्ट 100 बेड्स जो हैं हम तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं पेरेंट्स को ये भी बताऊंगा कि आपके माध्यम से कि अगर किसी को कोविड है तो उसको कहाँ जाना है। अगर किसी को कोविड है तो टेस्टिंग तो हर जगह होती है, कोविड पॉजिटिव है, बच्चे को दिखाना है, मत इधर-उधर घूमिए। आप स्ट्रेट वे एमसीएच हॉस्पिटल जो गांधीनगर में है, सभी को मालूम है, नई बिल्डिंग है एमसीएच, वहाँ पे काउंटर पे जाइए, वहाँ पे उनको इन्फॉर्म करें। हमारा डॉक्टर राउंड द क्लॉक होता है वो ऊपर वार्ड में, तो वो आके आपको चेक करेगा, ट्रायज करेगा। वो देखेगा कि माइल्ड डिजीज घर भेजेगा, अगर मॉडरेट टू सीवियर डिजीज को एडमिट करेगा। वहाँ पे हमारे पास एट प्रेजेंट वेंटिलेटर भी हैं, हाई फ्लो नेज़ल डिवाइसेस भी हैं और वार्ड है और राउंड द क्लॉक डॉक्टर होता है। और उसमें इस वार्ड में सीनियर डॉक्टर सुबह और शाम को राउंड करते हैं और पूरा-पूरा उसकी मॉनिटरिंग रहती है। तो मेरी पब्लिक को यही अपील है कि अगर कोई पॉजिटिव केस है, तो बजाय इधर-उधर घूमने के, इधर-उधर ओपिनियन लेने के, आप स्टेट वे एमसीएच हॉस्पिटल गांधीनगर जाइए और वहाँ इन्फॉर्म करें और आपका बच्चा वहाँ देखा जाएगा। अगर ज़रूरत होगी तो एडमिट किया जाएगा। तो अक्सर बच्चों को दवाई देने का जहाँ तक ताल्लुक है, क्या वो सेम डोज़ेज़ और सेम दवाइयाँ जो एडल्ट कोविड पेशेंट्स को दी जा रही हैं, जो पेरेंट्स को जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या वो सेम दवाइयाँ बच्चे को दी जा सकती है, या फिर उसमें भी बहुत केयरफुली सोचने की और पहले पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करने की ज़रूरत है कोई भी दवाई देने से पहले? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो दवाई हम बिल्कुल नहीं दे सकते, एडल्ट डोज़ेज़ अलग हैं, पेडियाट्रिक डोज़ेज़ अलग हैं। अगर किसी को हो जाता है, एक तो हम डोज़ेज़ जो है दवाई का मिसयूज़ नहीं करना है, जैसे कि एंटीबायोटिक मिसयूज़ नहीं करनी है। तो यूजुअली अगर बच्चे को बुखार है तो पैरासिटामोल देंगे उसको, पानी खुला पिलाएँगे, ओआरएस वगैरह देंगे और इनका ज़िंक वगैरह का ज़्यादा रोल नहीं है, मल्टीविटामिन ज़िंक और स्टेरॉइड को हमने अवॉइड करना है। अपनी मर्ज़ी से मेडिकेशन मत दीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। अगर फील्ड में हैं, जैसे फील्ड में हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, मेडिकल कॉलेज वाले वहाँ जो पेरिफेरल में वहाँ पे भी पीडियाट्रिशियंस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनसे राब्ता करिए, उनसे पूछें और अननेसेसरी मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, मिसयूज़ ऑफ स्टेरॉइड को बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि अभी आपने जैसे देखा भी है म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आ रहे हैं, तो वो उनकी एक वन ऑफ द रीज़न इज़ कि मिसयूज़ ऑफ स्टेरॉइड, मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और मिसयूज़ ऑफ अदर ड्रग्स। तो उनको बिल्कुल अवॉइड करें ताकि हम अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर लें। यहीं पे डॉक्टर साहब म्यूकरमाइकोसिस क्योंकि एक रेयर डिजीज है, तो केसेस तो आ रहे हैं लेकिन बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। बट बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस हो इसके चांसेस कितने हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? अभी तक हमने कोई केस नहीं देखा है हम्म। और अभी तक हमारे जो मेडिकल कॉलेज में केसेस आए हैं, बच्चों में नहीं है। तो क्योंकि बच्चों में मैंने ये पहले भी आपसे ये कहा कि बच्चों में सीवियर डिजीज़ कम पाई गई है, यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट है, तो स्टेरॉइड का यूज़ कम हुआ है और पीडियाट्रिशियन जो है अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली वो रैशनल ही एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जहाँ ज़रूरत है। तो हमारे बच्चों में अभी तक नहीं देखा गया म्यूकोरमाइकोसिस। डॉक्टर साहब जहाँ पर एडल्ट्स का ताल्लुक है वहां पर तो जिनको माइल्ड डिजीज है उनको इमीडिएटली कह दिया जाता है कि आप होम आइसोलेट करें, आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो है वो दवाइयां आपको बता दी जाएगी, जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ड्रॉप नहीं करती आप घर पर ही मैनेज करें। बच्चों के केस में क्या करने की जरूरत है? अगर बुखार आता है और टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि बच्चा कोविड पॉजिटिव है, क्या उसे घर में मैनेज करते रहना डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ वो ठीक है, या फिर एक बार आपको हॉस्पिटल आकर दिखाना ही पड़ेगा बच्चे को और पूरा उसको इवैल्यूएशन करने के बाद जो है वापस होम आइसोलेशन में भेजा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अगर ये टेली मेडिसिन हो सकती है पॉसिबल,
तो वो कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। यहाँ मैं ये भी लोगों को बताना चाहूंगा, ई संजीवनी जो है टेली जो मेडिसिन है हमारे मेडिकल कॉलेज में ये एस्टेब्लिश्ड है, और मेरा रोज का एक कंसल्टेंट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे डेली 10 to 4 होता है। वहाँ पे आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप आराम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। घर पे बिल्कुल किया जा सकता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है, सैचुरेशन को मॉनिटर किया जा सकता है। अगर कोई वार्निंग साइंस आए तो फिर आपने आके जो पीडियाट्रिशियन है, कोविड केयर सेंटर्स हैं, वहां जाके मिलना है, और वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे को होम केयर अभी कंटिन्यू करनी है या उनको एडमिट करना है। आखिर में डॉक्टर साहब, क्योंकि गैस्ट्रिक सिम्टम आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उस समय में जब उनका पेट खराब है और तबियत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, डाइट को कैसे मैनेज किया जाए? क्या कुछ बच्चों को उस टाइम पे खाने को दिया जाए? क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट एडल्ट्स को तो कहा जा रहा है जब आप कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जब गैस्ट्रिक सिम्टम है, लूज मोशंस आ रहे हैं, उस टाइम पे डाइट को कैसे मैनेज किया जाए? उस टाइम पे ये है कि अगर बच्चे को बॉटल फीडिंग कर रहे हैं तो बॉटल फीडिंग तो बंद कर देनी चाहिए। दूध का कम इस्तेमाल करें, दही दे दें, और वो डिपेंड करेगा किस एज में बच्चा है। अगर बच्चा 6 महीने से नीचे है तो माँ का दूध ही पिलाया जाए और ओआरएस दिया जाए। अगर 6 महीने से ऊपर है, दूध कम करके दही दिया जा सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स जैसे खिचड़ी, केला, ये चीज़ें दी जा सकती हैं, खीर बना के दी जा सकती है। और बड़े बच्चों में एज के मुताबिक जो है वो उनको खाना खिलाया जा सकता है, पौष्टिक आहार दिया जाए, दूध की मात्रा कम रखें। और अगर बच्चा छोटा है, 5 साल से छोटा है, जैसे स्टैंडर्ड हमारा होता है ओआरएस और ज़िंक 2 महीने से ऊपर और 5 साल तक वो ज़िंक हम 14 दिन देते हैं, और ओआरएस पिलाते रहें, और पैनिक ना करें। हर मोशन के बाद ओआरएस दें ताकि डिहाइड्रेशन को रोका जा सके। लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी ये सवाल पूछती हैं कि वो अगर कोविड पॉजिटिव हैं और न्यूबॉर्न बेबी है, तो वो क्या उस न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं या उसमें कोई खतरा है? इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर तो माँ ठीक है, एक्टिव है, तो ब्रेस्ट फीड डायरेक्ट कर सकती है। अगर माँ जो बच्चे की वो बीमार है, वो स्टेबल नहीं है, वो एडमिटेड है, तो माँ का दूध ही निकाल के एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क वो बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाया जा सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट ए कंट्राइंडिकेशन इन कोविड पॉजिटिव मदर्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, इससे कई और बीमारियों का बचाव हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू।